आपका बच्चा जब सेंसरी ओवरलोड से जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा दिखाएगा, वो आई कांटेक्ट छोड़ देगा, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होगा, क्या रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, या बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा, या कोई हिटिंग बिहेवियर देखने को मिलेगा, या अटेंशन इशू देखने को मिलेगा। तो जब भी हमारे बच्चे में सेंसरी ओवरलोड हो रहा होता है तो ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिल रही होती है। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आपका बच्चा जब सेंसरी ओवरलोड से जा रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा दिखाएगा, वो आई कांटेक्ट छोड़ देगा, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होगा, क्या रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, या बच्चा एग्रेसिव हो जाएगा, या कोई हिटिंग बिहेवियर देखने को मिलेगा, या अटेंशन इशू देखने को मिलेगा। तो जब भी हमारे बच्चे में सेंसरी ओवरलोड हो रहा होता है तो ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिल रही होती है। तो आइए हम बात करते हैं कि सेंसरी ओवरलोड वाले जो ये सारे इशू है इसके ऊपर हमें काम कैसे करना है। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सेंसरी ओवरलोड होता क्या है। सेंसरी ओवरलोड एक तरीके से समझिए कि बहुत सारे सेंसेस होते हैं हमारे, और हर सेंसेस के कुछ तरीके होते हैं काम करने के। जब भी हमारे बच्चे में सेंसरी इशू हो रहा होता है तो होता ये कि हमारा बच्चा किसी भी सेंसेस को वो कितने स्टेप में समझता है। जैसे मैं कहते हैं कि थोड़ा इजी कर देता हूं मैं इसको। जैसे मान लीजिए कि आप आंखों से देख रहे हैं, आप आंखों से किसी चीज को देख रहे हैं तो कितने स्टेप में समझ रहे हैं। किसी चीज को देख रहे हैं तो कितने स्टेप में समझ पा रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, पर्सन के बारे में, किसी भी थिंग्स के बारे में या पीपल के बारे में। वो डिपेंड करता है कि उस सेंसेस का कितना यूज कर सकता है। अब मान लीजिए कुछ प्रोप्रोसेप्टिव की बात कर रहे हैं, टैक्टाइल की बात कर रहे हैं, ऑडिटरी की बात कर रहे हैं। अब ऑडिटरी में भी बच्चा मान लीजिए 3 स्टेप बस हो सकता है या 3 स्टेप ही फॉलो कर सकता है ऑडिटरी लेवल पे। विजुअल लेवल पे शायद 4 स्टेप फॉलो कर सकता है, स्मेल लेवल पे शायद 1 स्टेप फॉलो कर सकता है। तो डिपेंड ये करता है कि किस सेंसेस से कितने स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन मान के चलिए कि वो ऑडिटरी पे 3 स्टेप ही प्रोसेस करता था, अब मैं उसको 5 to 6 स्टेप दे रहा हूं, तो उसके लिए टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा उस ऑडिटरी को लेकर। अब हमें ये समझना है कि जब भी बच्चा सोसाइटी में निकलता है, बच्चा सोशल में जाता है, बच्चा किसी काम में इंगेज होता है, अगर उसके सेंसेस बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उतने स्टेप में नहीं ले रहे जितने स्टेप में उसके पास एबिलिटी है, तो यानी कि सेंसरी ओवरलोड हो जाएगा। अब सेंसरी ओवरलोड होते ही बच्चा बिहेवियर दिखाना स्टार्ट करता है। तो जैसे मैंने कहा कि कानों पे हाथ रख लेना, बच्चा कानों पे हाथ रख लेता है, या बच्चा आई कांटेक्ट छोड़ देता है, बच्चा समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, विड्रॉ करेगा उसको, बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इजीली, या बच्चा रेस्टलेसनेस लगेगा, बच्चा भागने दौड़ने लग जाएगा, बच्चा रोएगा तो चिल्लाते रहेगा तो चिल्लाते रह जाएगा, रोएगा तो रोते रह जाएगा, हंसेगा तो हंसते रह जाएगा, या बच्चे एक जगह से अटेंशन अपना दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेगा या फोकस नहीं करेगा प्रॉपर वे में, या एग्रेसिव हो जाएगा बच्चा, या रिफ्यूज कर देगा उस काम को जिस काम में वो काम कर रहा है वो काम। तो सेंसरी ओवरलोड को बहुत अच्छे से समझना होता है कि आपके बच्चे का किस सेंसरी में कौन सा लेवल चल रहा है। तो जैसे मैं कहता हूँ कि विजुअल में 15 to 16 स्टेप होते हैं रीजनिंग तक आने के, और लास्ट गोल हमारा रीजनिंग का ही होता है। इसी तरीके से ऑडिटरी में भी उतने ही स्टेप होता है, मान के चलिए थोड़ा ज्यादा होता है ऑडिटरी में, जैसे टैक्टाइल में भी उतने ही रीजनिंग होता है। अब हमें ये समझना है कि आपका बच्चा ये तो पहले असेसमेंट का पार्ट रहने वाला है कि किस सेंसरी में बच्चा किस लेवल का है। अगर हमारा बच्चा मान लीजिए कि टैक्टाइल लेवल में वो मैचिंग कर पाता है, टैक्टाइल मैचिंग कर पाता है वो, और प्रोप्रोसेप्टिव में वो बच्चा बस प्रोप्रोसेप्टिव और आई का कोऑर्डिनेशन बना पाता है, लेकिन वो मैचिंग नहीं कर पाता, वो फिगर आउट नहीं कर पाता, या वो प्रोप्रोसेप्टिव क्लोजर का कॉन्सेप्ट नहीं समझता है, प्रोप्रोसेप्टिव सीक्वेंसिंग नहीं है उसमें, प्रोप्रोसेप्टिव रीजनिंग नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसको उस लेवल पे काम करने की जरूरत पड़ेगी हमें। अब थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ मैं इसको। मान लीजिए बच्चा एक्चुअल एज उसकी 5 ईयर है, लेकिन मेंटल एज उसकी 3 ईयर के अकॉर्डिंग चल रही है। तो आपको क्या करना है, 3 ईयर के अकॉर्डिंग उसके सेंसेस के ऊपर काम करना है, ना कि उसके 2 ईयर के अकॉर्डिंग काम करो, ना कि 1 ईयर के अकॉर्डिंग काम करो, ना कि 4 ईयर के अकॉर्डिंग काम करो। आप जब बच्चे के सेंसेस पे काम करो ना, तो आप ये समझो कि बच्चे के कौन सा मेंटल एज चल रहा है, उस मेंटल एज के अकॉर्डिंग उस पर काम करने की जरूरत है। और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बढ़ाना भी है ताकि 5 ईयर का एज गैप खत्म हो, यानी कि बच्चा 5 ईयर के अकॉर्डिंगली अपने सेंसेस को मैनेज करे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम एक काम को प्रोसीड कर रहे होते हैं सेंसेस में, उसी काम को हम 2-2 साल भी कर रहे होते हैं। जैसे ब्रशिंग, जॉइंट कंप्रेशन, या कैच एंड थ्रो, या मान लीजिए बॉल प्रेशर, या हम रैप कर रहे हैं, या हम कोई अटेंशन वाला काम कर रहे हैं, और सेम काम हम उसके 2-2 साल तक भी कर रहे होते हैं। तो हमारे सेंसेस के ना लेवल होते हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग हमें बढ़ते रहना चाहिए, तब जाके बच्चा अपने एज के अकॉर्डिंग किसी सेंसेस को मैनेज करता है और उसी लेवल की रीजनिंग आती है। अब मैं मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आप टीवी देखते हैं और टीवी देखते चले जाते हैं। अब अपने टीवी को जब हैबिट पैटर्न को आप छुड़ाने की कोशिश करोगे ना, टीवी जैसे देखते हो आप और बहुत ज्यादा देख रहे हो,
तो आप एक एक अच्छी खासी रीजनिंग लगाओ अपने एज के। 2 साल के बच्चों को बोलो टीवी देखने के लिए तो वो अलग तरीके से छोड़ेगा, 4 ईयर के बच्चों को बोलो अलग टीवी छोड़ने के लिए तो वो अलग तरीके से छोड़ेगा। आप 10 ईयर्स के बच्चों को, 18 ईयर्स के बच्चों को बोलोगे वो अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश करेगा, वो अपने लेवल पे रीजनिंग लगाएगा, देन छोड़ने की कोशिश करेगा। तो जब सेंसेस के ऊपर जब बच्चा मैनेज करता है ना किसी स्टिमुलेशन को समझने की कोशिश करता है, तो उसके एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए या एज के अकॉर्डिंग सोचने की कोशिश करता है। अब वो एज कौन सी, मेंटल एज की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो उसका मेंटल एज चल रहा है। एक्चुअल एज तो कुछ भी हो, बच्चे बड़े 18 साल के हो जाते, बिहेव 5 साल की तरह कर रहे होते, तो वैसा नहीं चाह रहा हूं मैं ये चाहता हूं कि आपका बच्चा उस एज के अकॉर्डिंग, जो बच्चा है उस एज के अकॉर्डिंग और मेंटल एज, जो एक्चुअल एज और मेंटल एज दोनों एक साथ होनी चाहिए, तभी बच्चा अपने सेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा। तो मैंने ये कहा कि सेंसरी ओवरलोड पे काम करने के लिए आपको सेंसरी के स्टेप समझने जरूरी है कि कौन से सेंसरी में कौन से बच्चे कौन से लेवल पे चल रहा है मेरा बच्चा, और उसको और आगे कहाँ कौन से लेवल पे लेके जाना है। ये बातें समझते ही आपको तरीके पता लगने लग जाते हैं कि तरीके कौन से तरीके से काम करना है। अब मैं थोड़ा एक एक करके एग्जांपल लेता चलता हूँ। मान लीजिए कि आप अपने ऑडिटरी लेवल पे काम कर रहे हैं और सेंसरी ओवरलोड हो रहा है ऑडिटरी में, तो क्या करेगा, कान बंद करेगा, अपने ईयर को क्लोज करेगा, कानों पे हाथ रखेगा, और हमें ये लगता है स्टीमिंग, और हमें लगने लग जाता है स्टीमिंग, या बहुत सारे ओवर नॉइज को बच्चा बहुत इरिटेट हो जाएगा। जैसे स्कूलों में जाते तो बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते, क्रैंकी हो जाते, रोने लग जाते, चिल्लाने लग जाते, गुस्सा करने लग जाते। वो क्यों होता है? क्योंकि बच्चे के सामने एकदम से शोर आता है ना, तो वो कौन से शोर को कैसे मैनेज करना है, किस शोर का कौन सा इन्फॉर्मेशन है, या कौन सा शोर उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है, या कौन सी बातें उसके लिए थी, कौन सी बातें नहीं थी, वो मैनेज करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप काम करेंगे ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स के ऊपर। किसके ऊपर? ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स के ऊपर। अगर आपने ऑडिटरी प्रोसेसिंग स्किल्स के ऊपर काम नहीं किया तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ऑडिटरी फिगर ग्राउंड के ऊपर काम करेंगे, ऑडिटरी क्लोजर के ऊपर काम करेंगे, ऑडिटरी मैचिंग के ऊपर काम करेंगे, ऑडिटरी रीजनिंग के ऊपर काम करेंगे, तब जाके बच्चे में ये सारी जो कवरिंग ईयर वाला कॉन्सेप्ट जो चल रहा होगा बच्चे में, या कान बंद कर लेना, या शोर में बच्चा इरिटेट हो जाना, ये सारी चीजें वहां से फिनिश होनी स्टार्ट हो गई। मैंने आपको तरीके बता दिए, मैं एक्टिविटी नहीं बता सकता क्योंकि हर बच्चे की अलग अलग एक्टिविटी होगी। आपको कंसल्ट करना पड़ेगा मेरे से शायद कि कौन सी एक्टिविटी आपके बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट होने वाली है, लेकिन मैं बस थोड़े से स्किल सेट बता दे रहा हूँ। काम करना है तो आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। ऐसा ना हो कि 5 साल वाला काम पकड़ के बैठ जाओ और बोले कि रिजल्ट नहीं आ रहा, सर ने क्या बता दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो मैं कंपोनेंट बता रहा हूँ, जो स्किल सेट बता रहा हूँ, उसको रीड आउट करो, उसको सर्च करो और उस पर काम करने की कोशिश करो, ताकि एक अच्छे वे में काम कर पाओ। मान लीजिए कि बच्चा आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, तो हम वही फिर बात करेंगे विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स पर काम करने के लिए। आई कॉन्टेक्ट का लेवल देखिए कि क्या है बच्चे का लेवल। बच्चा मान लीजिए 2 इयर्स का तो बच्चा आई कॉन्टेक्ट बस 2 to 3 मिनट्स दे सकता है। बच्चा मान लीजिए 4 ईयर का है तो बच्चा 80 मिनट दे सकता है आई कॉन्टेक्ट। उसका जो टाइमिंग होगा वो 80 मिनट का होगा आई कॉन्टेक्ट देने का। अब मैं मान के चलो, मैं बोल रहा हूँ कि वो 15 साल का 15 मिनट का आई कॉन्टेक्ट कराना चाहता हूँ, तो वो मैंने 5 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग बात की। तो आई कॉन्टेक्ट के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटी है, लेकिन आई कॉन्टेक्ट के ऊपर जब काम करो तो एक मैनर वे में करो कि एक टाइम फ्रेम बना के कि आज मैंने इतना टाइम बढ़ाया बच्चे का, कल इतना टाइमिंग बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ाते जाओ। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या उसको स्टेप समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। कई बार आई कॉन्टेक्ट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि स्टेप समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर स्टेप समझ में नहीं आएंगे ना तो आई कॉन्टेक्ट पे काम करते रह जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उसी चीज की तरफ ध्यान दूंगा जो चीज मुझे समझ में आ रही है। आप रास्ते चलते कार मैकेनिक वाले को नहीं देखोगे, आप रास्ते चलते आप किसी भी ऐसी चीजों को नहीं देखोगे जो आपके यूज की है ही नहीं या आपको समझ में नहीं आ रही, तो उसकी तरफ फोकस ही नहीं करोगे आप। तो आप उसी चीज को फोकस करोगे जो आपको समझ में आ रहा होता है, जो आपके नीड के अकॉर्डिंग है। अब बच्चा चॉकलेट की तरफ, चाउमीन की तरफ, पिज्जा की तरफ, बच्चा चॉकलेट की तरफ, या बच्चा टॉफी की तरफ या चिप्स की तरफ बच्चा बहुत ध्यान से देखता है क्योंकि उसके नीड की चीज है, तब आई कॉन्टेक्ट कहाँ जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि नीड और अंडरस्टैंडिंग का लेवल वो डिपेंड कराता है कि बच्चे का आई कॉन्टेक्ट कितना अच्छा होने वाला है। ये नहीं कि आई कॉन्टेक्ट को लेके लाइट लेके बैठ कर और लाइट पे आई फोकस करवा रहे, वो चीजें भी जरूरी होती है, लेकिन बहुत स्टार्टिंग लेवल का, धीरे धीरे करके उसका लेवल बढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन भी, 1 महीना, 4 साल यही लेके बैठे हो आई कॉन्टेक्ट के लिए। ये सब चीजें समझनी बहुत जरूरी है। सेकंड चीज ये कि जब बच्चा रेस्टलेसनेस हो जाए, बच्चा मान लीजिए कि कुछ काम करा रहा हो, इसके बिहेवियर दिखा रहा है, बच्चा भागना दौड़ने की कोशिश कर रहा है, तो चीजों को ना बहुत ब्रेक करो, स्टेप में तोड़ो, टाइम फ्रेम बनाओ कि कितने टाइम में उस काम को करना है। रिवॉर्ड रखो, रिवॉर्ड में जैसे टोकन रख लो, या स्टिकर रख लो, या सेंसरी ब्रेक रख लो, या मान लीजिए आपने क्लैपिंग रखा या हग रखा, आपने एक गले लगना रखा उससे, या आपने राइमिंग रखी उसके साथ, या सॉन्ग रखा, कुछ ऐसा रख लो जो उसको पसंद है थोड़ी देर के लिए, जिसमें टाइम फ्रेम भी हो कि हाँ इतनी देर ही मिलेगा आपको। तो रेस्टलेसनेस है ना, escape बिहेवियर पे नहीं आता, फिर बच्चा एफर्ट लगाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि छोटी छोटी चीजें उसके सामने, यानी कि स्टेप समझ में आ रहे बच्चे को। लेकिन
अगर बच्चे के सामने बहुत ज्यादा एकदम से स्टेप आ जाते हैं, बहुत सारा स्टेप आ जाता है, तो बच्चा स्किप करने की कोशिश करता है क्योंकि उसका समझ से परे जा रहा होता है। तो सेंसरी ओवरलोड को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि कहाँ स्किप कर रहा है, क्यों स्किप कर रहा है बच्चा, क्या समझ में नहीं आ रहा उसको, या ऐसा तो नहीं है कि वो समझना ही नहीं चाहता, नहीं समझना चाहता तो चलो छोटा सा स्टेप प्रोसेस कर दो बस, लेकिन वहां पे काम लेने की कोशिश करो। बच्चों को एस्केप बिहेवियर से हटाने का यही तरीका है कि बच्चे से काम लेना स्टार्ट करो। जब आप ये चीज समझ जाते हो कि बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा सिटिंग करवा रहे हो 10 मिनट्स और उसकी जो टाइमिंग है, एक्चुअल जो टाइमिंग बैठने की टाइमिंग वो 4 मिनट की है और आप बैठा रहे हो 8-8 10-10 मिनट उसको, तो वहां पे भी बच्चा इरिटेट होने लग जाता है, वहां से बच्चा स्किप करता है। बच्चे का अटेंशन लेवल है फोकस अटेंशन का, आप शिफ्टिंग अटेंशन डिवाइड अटेंशन पे काम कर रहे हो, वहां से बच्चा भागने लग जाता है बच्चा। तो वो चीजें समझनी जरूरी है कि एक्चुअल में मेरा बच्चा भाग क्यों रहा है, वो स्किप क्यों कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब बच्चा फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है, बच्चा इरिटेट होने लग जाता है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें। इरिटेशन कब होता है, जब बच्चे को कोई चीज बहुत ज्यादा ओवरलोड हो रही थी, यानी कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जा रहे होते हैं। फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी होती है कि एक ही काम को बार बार प्रोसीड करवाया जाता है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर 2 साल का बच्चा है तो उसका 4 मिनट की अटेंशन होनी चाहिए या 3 to 4 मिनट की होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, उतना ही काम कराना है, उससे ज्यादा काम नहीं कराना। चीजों को ब्रेक करना है और उसको हेल्प करना है किसी काम को सिखाने के लिए। चीजों को पहले ब्रेक भी करना है, यानी काम को ब्रेक भी करना है, साथ के साथ आपको टाइमिंग फ्रेम बनाना है कि आपके बच्चे का मेंटल एज क्या चल रहा है, उस मेंटल एज के अकॉर्डिंग उसकी टाइमिंग रखनी है। धीरे धीरे करके टाइमिंग बढ़ा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको ये समझाना है कि जब वो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो उसको यस और नो में कैसे कन्वर्ट करें कि हाँ मुझे करना है या मुझे नहीं करना है, ठीक है, मुझे छोड़ना है। तो वहां से उसको सिखाना स्टार्ट करो कि किस काम को नो बोल सकते हो। और ये भी मैं बता दूं, जैसे 2 to 4 मिनट बोल रहा हूं, अगर 2 साल का बच्चा है तो उतना काम तो करना ही करना, उसके बाद उसको छोड़ना है, ताकि वो एबिलिटी, वो एफर्ट उतने काम की हो, उसका एक टाइमिंग फ्रेम बने कि इतना काम वो एफर्ट लगा सकता है। उसके ऊपर जा रहे हो तो फिर दिक्कत देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट और ये भी है कि कई बार बच्चा रॉकिंग करता है या हैंड फ्लैपिंग करता है या स्टिमिंग बिहेवियर दिखाता है, तो उसमें भी बच्चे को क्या हो रहा होता है कि बच्चा जैसे स्टिमिंग चल रही होती है, आप मान लीजिए कि कुछ करवा रहे हो बच्चे को और बच्चे का जो रेपिटेटिव बिहेवियर है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बच्चा माँ बाइटिंग कर रहा है या बच्चा हैंड फ्लैपिंग करने लग गया, बच्चा बहुत एक्साइटेड हो गया। तो आपको इस जोन में क्या करना है कि एक तो आपको कंसर्न में रखना है कि स्टिमिंग बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करते हैं। जैसे हम स्टिमिंग बिहेवियर को 2 तरीके से ले रहे होते हैं, एक तो पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। जब नेगेटिव वे में ले रहे होते हैं तो हमारा बच्चा छोटा होता है, यानी कि हमारा बच्चा 5 साल 6 साल से छोटा हो रहा होता है, तो हम इसको नेगेटिव वे में ले सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए हमें जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है, 10 साल का, 11 साल का, 12 साल का बच्चा हो जाता है हमारा, तो हमारे जो बच्चे के साथ स्टिमिंग चल रहा होता है तो वहां पे हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने बिहेवियर को, अपने सेल्फ कंट्रोल करने के लिए या अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए वो इस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा होता है। उस पर स्टिमिंग पे मैंने बात की, वो वाला वीडियो आप मेरे देख सकते हैं। सेंसरी स्टिमिंग जब चल रहा होता है बच्चे में, रेपिटेटिव बिहेवियर चल रहा होता है, तो हमें ये समझना है कि एक तो हमें एट द टाइम ब्रेक नहीं करना है, नहीं तो बच्चा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। आपको ये समझना है कि किस वजह से वो उतनी हरकतें स्टार्ट कर दिया, वो स्टिमिंग बढ़ गई उसकी, तो वो जो ट्रिगर पॉइंट है ना उसको कम करना है। अब उसको कम करने के लिए क्या करना है, या तो नॉइज बढ़ा होगा तो हेडफोन लगा दो, ठीक है, या टेक्टाइल में जैसे मान लीजिए कोई रफ सरफेस है इसमें खड़ा हो तो वहां से टेक्टाइल सरफेस, वो ऐसा रफ टेक्सचर हटा दो वहां से। या ऐसा हो रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा वजन कैरी करवा दिया आपने जिससे उसको मैनेज करना पड़ रहा है, वो चीजें हटा दो उसको, ठीक है। या विजुअली उसको बहुत ज्यादा लाइट देखने को मिल रहा है, बहुत ब्राइट लाइट हो रहा है, तो वो हटा दीजिए उसके सामने से, ठीक है। स्मेल, कोई बहुत ज्यादा स्मेल आ रहा है, बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहा है, तो वहां से वो चीजें हटा दीजिए। तो ट्रिगर पॉइंट को वहां से हटाना पड़ेगा, या उसका अल्टरनेटिव दे दो। जैसे स्मेल के लिए आप उसको सेंट दे सकते हो, किसी तरह का परफ्यूम दे सकते हो, ठीक है। नोइजेज आ रहा है तो वो लगा दो, या ब्राइट लाइट आ रही है तो ग्लासेस लगा दो। तो अल्टरनेटिव देख लो कि उसको रिड्यूस करने के लिए कौन से अल्टरनेटिव को लिया जा सकता है ताकि बच्चा उस पर इरिटेट ना हो। कई बार बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, बड़े बच्चे जैसे मैं कह रहा हूँ कि इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए स्टिमिंग करते हैं, तो वो अलग चीज है, उसको वहां पे रहने दीजिएगा, उसको कंट्रोल नहीं करना आपको। लेकिन छोटा बच्चा हो तो उसका अल्टरनेटिव आप यूज कर सकते हैं। बच्चे कई बार कि मेल्ट डाउन नहीं होते, बच्चे क्राइंग करते तो रोते रह जाते, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते कि हाँ मैं किस वजह से वो क्राइंग कर रहे थे, उसका रीजनिंग नहीं कनेक्ट कर पाते। तो आपको क्या करना है, वहां पे अल्टरनेटिव देना, जो उसका प्लेजर है उसको दे सकते हो थोड़ी देर के लिए, ताकि बच्चा वहां पे रिलैक्स होने की कोशिश करे, रिलैक्स हो जाए, और थोड़ा सा स्पेस
दे सकते हो या दूर हट सकते हो वहां से, ताकि आपको खोजने की कोशिश करे, या आप कोई ऐसा कोई टॉय दे दो जिसमें बच्चा इंगेज होना चाहता हो या इंगेज हो जाए जल्दी से, तो या जो उसको पसंद है वो चीजें दे दो उसको एट द टाइम के, ताकि चुप हो जाए, फिर उसके बाद वहां से धीरे धीरे करके हटा सकते हो वो चीजें। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे बच्चे ओवर ईट कर देते टेक्सचर के ऊपर, जैसे मैंने बताया कि टेक्सचर टैक्टाइल मिल रहा है तो टैक्टाइल को वहां से हटाओ, या तो वहां पे शूज पहना दो या कुछ ऐसा कपड़े पहना दो, ताकि वो जो रफ सरफेस है उसको इरिटेट ना करे। दूसरी चीज है कि बच्चा शिफ्ट नहीं कर रहा है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करा रहा है, वो शिफ्ट नहीं करना चाह रहा है, वो बच्चा फिक्सेशन की तरफ आना चाह रहा है, बच्चा एक ही काम को प्रोसेस करना चाह रहा है। तो आपको ये समझना है कि बच्चा जब एक ही काम को प्रोसेस करना चाह रहा है तो यानी कि प्लेजर बन रहा है, आप उस काम में से चीजें रिड्यूस करो, वो जो काम करना चाह रहा है वहां से चीजें थोड़ा कम कर दो, ताकि या आप अपने हैंड से कर दो उस काम को, ताकि वो ना करे और वो उस काम में फिक्स ना हो और वो काम जल्दी फिनिश हो जाए। जिससे क्या होगा ना, बच्चा क्या करता है ना कि जैसे मान लीजिए शिफ्ट कर रहे हो उसको आप, और या शिफ्ट करना चाहते हो और वो शिफ्ट नहीं हो रहा और एक ही काम कर रहा हो और बहुत ज्यादा काम करने लग जाए, तो वहां से ओवरलोड होने स्टार्ट हो और वो खुद भी नहीं पता, तो आप अपना हेल्प दीजिए वहां पे, फटाफट काम को फिनिश करके हटाइए वहां से। या मान लीजिए कि आप बच्चा शिफ्ट ही नहीं होना चाहता, सपोज दैट शिफ्ट ही नहीं होना चाहता, ये सपोज दैट या मान लीजिए आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं, शिफ्ट इसको समझते कि जैसे मान लीजिए एक काम कर रहा है, दूसरे काम करवाया आपने, उस काम को फिर कर रहा है बच्चा और फिर दूसरे काम में लग गया, तो आपको ये जो टेंजिबल टू एक्सेस वाले बिहेवियर है ना, उस काम को करना पड़ता है कि आप वो काम करो जो मैं कह रहा हूं, और उस काम में थोड़ा सा डिफिकल्टी रखो जो वो करना चाह रहा है, ताकि उस काम से हटे और वो आपके काम की तरफ आए, और वो डिस्कम्फर्ट करने के लिए आप काम के स्टेप को बढ़ा सकते हो, उस काम में थोड़ा चीजें इंक्रीज कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि आप जैसे मान लीजिए वो जैसे देखिए कोई भी बच्चा एग्रेसिव हो जाता है ना, तो वो 4 तरह के बिहेवियर जरूर दिखाते हैं, या तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखा रहा होगा, या एस्केप बिहेवियर दिखा रहा होगा, या टेंजिबल टू एक्सेस बिहेवियर आ रहा होगा, या सेंसरी बिहेवियर आ रहा होगा। जब भी कोई बच्चा गुस्सा दिखाता है तो ये चारों बिहेवियर देखने को मिल रहे होते हैं, 4 फंक्शन ऑफ बिहेवियर। अब जब एस्केप बिहेवियर कर रहा है कि टेंजिबल टू एक्सेस है, या आपका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखा रहा है, या सेंसरी बिहेवियर दिखा रहा है, इन चारों कैटेगरी को बहुत अच्छे से समझिए, कहीं भी मिल जाएगा आपको, और वो कैटेगरी क्यों हो रही है उसके बारे में भी पता लग जाएगा। तो ट्रिगर पॉइंट आपको समझना जरूरी कि एग्रेशन जो हो रहा है, जो सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो समझ में नहीं आ रही बातें, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको दिखा दिखा के करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ मेरे को ऐसा करो, या मुझे ऐसा करो, या मुझे वैसा करो, तो वहां से अटेंशन सीकिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा हटाना पड़ता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं कि बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर के ऊपर कैसे काम। लेकिन आपको मैंने ये बताया कि सेंसरी के ऊपर जब ओवरलोड हो रहा होता है तो आप सेंसरी को कैसे हटा सकते हैं, और जब बच्चा एग्रेसिव होने लग जाए तो सेंसरी को समझो कि कौन से सेंसरी उसके ओवरलोड हो रहे हैं, कि जिसके वजह से वो ट्रिगर पॉइंट अवेक हो गए, या मान लीजिए कि ट्रिगर हो गया वो बिहेवियर, उस चीज को कम कीजिए और अपने बच्चे के ऊपर अच्छा सा रिजल्ट देखिए, और बिल्कुल काम होके, बिल्कुल रिलैक्स होकर और चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलने की कोशिश कीजिए, और अपने बच्चे का मेंटली समझिए, अपने बच्चे का सेंसरी का लेवल समझिए, और सेंसरी रीजनिंग स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, ताकि आपका बच्चा कभी भी लाइफ में सेंसरी ओवर आए तो वो चीजों को मैनेज कर पाए। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।